नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शॉर्ट ग्लांस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में। जब से बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी, बहुत सारी अटकलें उठ रही हैं। शुरू से लेकर विस्तार से बताऊंगा कि क्या और कैसी घटनाक्रम चल रहे हैं और क्या बैंक प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। कई लोग पक्ष में, कई लोग विपक्ष में, अच्छे से डिकोड करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बैंक्स की बात आती है तो बैंक्स का एक शॉर्ट हिस्ट्री जानते हैं। आइए। बैंकिंग सिस्टम ऐसी थी जैसी अभी है, वैसी पहले कभी नहीं थी। पहले सारे बैंक बिखरे हुए थे, प्राइवेट बैंक्स थे। अंग्रेज़ों के शासन में, अंग्रेज़ों के जाने के बाद से बैंकिंग सिस्टम था नहीं अपने देश में। अपने देश में जो थे वो बहुत छोटे मोटे बैंक्स थे और ज़्यादातर बड़े शहरों में थे। तो फिर 1955 में सरकार ने एक अध्यादेश लाया। उस समय का इंपीरियल बैंक, काफ़ी बड़ा बैंक था उस समय का, तो उसको सरकार ने अपने अधीन लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया। सरकार की उसमें मंशा ये थी कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा हर जगह देश में पहुंचे, गांव-गांव तक पहुंचे और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करें, अपने पैसे को अच्छे से सेव करके रखें और बैंकिंग की जितनी भी सुविधाएं हैं उसको सब प्राप्त करें। उसके बाद और चलता गया, और भी बहुत सारी समस्याएं आती गई बीच में। तो फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन, जिसमें क्या था, जितने भी बैंक थे देश में वो सारे राष्ट्रीयकरण होने के कारण सारे बैंक सरकारी बैंक बन गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गए, जिससे बैंकिंग सुविधा को एक बूस्ट तो ज़रूर मिला। जिससे हुआ क्या कि बैंक जितने भी बैंक थे उनको सरकार की बैकिंग मिली, और उस हिसाब से, उस कारण से सरकारी बैंक जितने भी बैंक्स थे वो देश के कोनों कोनों में पहुंचना चालू हुए। भूलिएगा मत, ये वो दौर था जब पूरा देश सरकार चलाती थी एक प्रकार से। फिर 1991 में आई एलपीजी पॉलिसी। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाने की सरकार ने कोशिश करी और पब्लिक सेक्टर को थोड़ा थोड़ा घटाने की कोशिश करी। अब उसमें बैंक सेक्टर भी आ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ कि बहुत सारे विदेशी बैंक भी आए भारत में, उन्होंने भी अपना व्यापार किया। सरकार ने इन सब अटकलों की शुरुआत तब से करी थी जब मोदी जी की सरकार ने यह करा था कि जो बैंक्स थे ना उनका विलय कर दिया था, उनको मिला दिया था, कई छोटे छोटे बैंक को मिला दिया था। जैसे कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, दोनों को मिला के सिर्फ इंडियन बैंक कर दिया। मतलब कि इलाहाबाद बैंक के जितनी भी ब्रांचेस, जितनी भी काम है वो सब इंडियन बैंक के अंदर आएंगी। इंडियन बैंक के नाम से इलाहाबाद बैंक ऑपरेट करेगा। ऐसे भी बहुत सारे और एग्जाम्पल्स थे। सरकार ने इसके पीछे तर्क ये दिया था कि इसको चलाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि अब एक कोई छोटा बैंक है उसकी भी टॉप पोस्ट होगी, एक बड़ा बैंक है उससे थोड़ा उसकी भी टॉप पोस्ट होगी। अब इनको चलाने में ही अगर फिर इतनी तनख्वाहें अलग से देनी पड़ेंगी बड़े बड़े पोस्ट्स में, और थोड़ा बहुत रीच का भी सवाल आ जाता है कई कई जगह पे, तो इसके लिए सरकार ने इनका विलय कर दिया था। अब दूसरी बात ये थी कि इस बात के बाद मोदी जी की सरकार ने यह प्लान बनाया कि आइए बैंक्स को प्राइवेट करते हैं। प्राइवेट इन द सेंस हुआ क्या, इस बार के बजट सत्र में अगर आप याद करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा करी कि सरकार 2 बैंक्स में से अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, इसका मोनेटाइजेशन करेगी। मोनेटाइजेशन का आप समझ लीजिए प्राइवेटाइजेशन कर देगी, अपनी हिस्सेदारी बेच देगी सरकार। तो इसके बाद काफ़ी विरोध भी हुआ, पर अभी तक ऐसा हुआ क्यों नहीं। देखिए, एक ये कोई छोटी मोटी प्रोसेस नहीं होती है, इसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। क्या हुआ था, जब राष्ट्रीयकरण किया था तो भारत सरकार ने उस समय की कानून बनाया था कि जितने भी बैंक्स हैं वो सारे सरकारी बैंक हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर गवर्न करेंगे, सरकार की नीतियों पे काम करेंगे। तो अब वही जो उस समय का कानून था उसमें बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे। उस कानून में यह भी था कि जितने भी बैंक्स हैं उसमें सरकार को कम से कम, मिनिमम से मिनिमम 51% स्टेक रखना पड़ेगा। तो अब भारत सरकार उस चीज़ में संशोधन करेगी अगर उनको बैंक बेचने हैं। तो ये थी बैंकिंग टाइप की एक शॉर्ट टाइप की हिस्ट्री की पहले क्या था, अब क्या है और आगे क्या करना पड़ेगा अगर प्राइवेटाइजेशन उनको करना है। अब बात आती है साहब कि क्या बैंक प्राइवेटाइजेशन करना सही है कि गलत है। सरकार इस पे अपने तर्क देती है और जो नहीं चाहते हैं वो इस पे अपना तर्क देते हैं। देखिए साहब, बात ऐसी है, मैंने बहुत सारे सर्वेस पढ़े हैं, बहुत सारा एनालाइज किया है, तो उसमें ज़्यादातर लोग सेफ्टी वाइज अपना पैसा, बैंक का जो पैसा अपन रखते हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी जो आप लोग सब रखते हैं, वो ज़्यादातर लोग सरकारी बैंक में रखना प्रेफर करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी बैंक का फ्रॉड हो जाए, फिर उनके पैसे, जीवन भर की कमाई अटक जाए। आपका क्या विचार है इसमें। अगर आपको ही कोई ऑप्शन देता है तो आप अपना पैसा कहाँ रखेंगे, क्या सरकारी बैंक में रखेंगे कि प्राइवेट बैंक में रखेंगे, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद आप सबको पता होगी कि 2 दिन की बैंक के यूनियंस की सारी हड़ताल हुई थी। एसबीआई और पीएनबी, देश के 2 बड़े बैंकों के टॉप मैनेजमेंट ने ये बात कही थी, अपने एम्प्लॉइज से गुजारिश करी थी कि कृपया करके वह इस हड़ताल में पार्टिसिपेट ना करें। बट ऐसा हुआ नहीं। 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल हुई, काफ़ी दिक्कतें हुई उस बीच सबको।
बट एम्प्लॉयज़ को अपना मैसेज पहुंचाना था सरकार के लिए। इस हड़ताल को रोकने के लिए भी सरकार ने कोशिश करी थी, पर वह विफल रह गई थी। देखिए, हमारे देश में अभी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक सील ऑफ ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारा पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा अगर वह सरकारी बैंक में रहेगा। बट एक प्रॉब्लम सामने ये भी खड़े हो जाती है इसके अगेंस्ट में कि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स होते हैं, एक बार आप विजिट करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप दूसरे बैंक जाइए, सरकारी बैंक जाइए और प्राइवेट बैंक जाइए, आपको एक बहुत अंतर समझ में आएगा। उनका बिहेवियर, ढंग से बात ना करना, अच्छे से बात नहीं करना, कई जगह तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं मिलती हैं सरकारी बैंकों में कि एक जाने की खुद की इच्छा नहीं होती है बंदे की। मेरे भी कुछ बेटर एक्सपीरियंसेस हैं बैंक्स के साथ कि एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं सर्व किया जाता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को करते हुए, आपके भी होंगे कुछ ना कुछ, जिसमें फिर काफ़ी बहस हो जाती है आमने सामने। ये सिस्टम खराब है सरकारी बैंकों का, ये तो मानना पड़ेगा। कई जगह है, कई जगह नहीं है, बट कहीं जगह है तो उसको सुधारने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए, मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता इतना कि उन लोग का बिहेवियर एक सही रहता है, उनका एक मैनेजमेंट का तरीका ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। दोनों की कुछ खामियां हैं, कुछ सरकारी बैंकों की अच्छाइयां हैं, कुछ प्राइवेट बैंकों की अच्छाइयां हैं, कुछ सरकारी बैंकों की बुराइयां हैं, कुछ प्राइवेट बैंकों की बुराइयां हैं। अब बात आती है सरकार का स्टैंड। सरकार ने कुछ क्लियरली नहीं कहा है। सरकार ने कहा कि कुछ घाटों में कमी है या ऐसा वैसा, तो सरकार को क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर रोड मैप बताना चाहिए कि क्यों सरकार ऐसा करना चाह रही है, प्रॉपर संवाद करना चाहिए। एक थोड़ी चुनौती तो रहेगी ये मोदी सरकार के सामने, क्योंकि अभी अभी जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, क्योंकि सरकार अपनी बात जनता तक या खासकर किसानों तक बात पहुंचा नहीं पाई, उसमें असफल रही। तो इस चक्कर में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। अब बात आती है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स की, तो उसमें भी सरकार को देखना पड़ेगा। काफ़ी बात हो रही थी कि 2 बैंक्स प्राइवेटाइजेशन होंगे, पर उसका ऐसा कुछ ऐसा नाम नहीं लिया था स्पेसिफिकली निर्मला सीतारमण जी ने। पर बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई तो उसमें क्या था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक सबसे पहले आएंगे। शुभ शुरुआत प्राइवेटाइजेशन की मोदी सरकार उन दोनों बैंक्स के साथ करना चाह रही है शायद। शीतकालीन सत्र तो हट गया। शीतकालीन सत्र में सरकार ने ऐसा कुछ बजट, ऐसा कुछ अध्यादेश नहीं लाई सरकार। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी चल रही थी कि सरकार यह कर सकती है कि प्राइवेटाइजेशन से पहले वीआरएस की स्कीम बैंक्स में लाए कि जिससे जो स्टाफ का बर्डन है वो थोड़ा कम हो सकता है प्राइवेटाइजेशन से इसमें हेल्प हो। बहुत सारे कंटेंडर्स आएंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इसमें हो सकता है सरकार इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार वीआरएस सिस्टम्स लाए। और यूनियन तो देखिए इसका विरोधी करने वाला है। तो अब आगे इंटरेस्टिंग देखने वाला रहेगा कि मोदी सरकार बैंक्स को कैसे प्राइवेट करेगी, भारत सरकार बैंक्स को कैसे प्राइवेट करेगी, देखने वाली बात होगी। आगे जो भी अपडेट्स होंगे, जैसे भी अपडेट्स होंगे, मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल चेकआउट करें, पुरानी वीडियोस देखें एक बार और बने रहें मेरे चैनल के साथ। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।